जब न्याय व्यवस्था अंधी और संसद बहरी हो जाए तब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र का अंत होता है। संसद के भीतर लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जाती है और संसद के बाहर यूएपीए के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज़ों का दमन किया जाता है। और हो किसके लिए रहा? सबका मालिक एक। नमस्कार, लोकहित के मुद्दे पर विचार मंथन के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान त्रिपाठी। चौपाल चर्चा में आज हम बात करेंगे राज्यसभा में कृषि बिल प्रस्तुत करते समय हुए लोकतंत्र के चीरहरण पर। लोकतंत्र के चीरहरण की इस घटना को समझने के लिए जो आज अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के हर अखबार में आप देख सकते हैं, उनके हेडलाइंस में स्पष्ट रूप से है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के दावा जो था वो झूठा था। कुछ ने इस बात से भी परहेज नहीं की कि हरिवंश जी को सीधे तौर पर झूठा कहा। मनोरंजक बात है ये, दिलचस्प बात ये है कि टेलीविज़न फुटेज से साबित होने के बावजूद कि वो सांसद जो डिवीज़न की मांग कर रहे थे, वो डिवीज़न की मांग करते वक्त अपनी सीट पर ही थे। इस सत्य को झुठलाने वाले धर्मराज श्री हरिवंश जी आज भी अपनी बात पर कायम है। यहाँ स्मरण हुआ था मुझे हरिवंश पुराण। दरअसल हरिवंश पुराण का यहाँ पर संदर्भ इस तरीके से, हरिवंश पुराण महाभारत का अंतिम पर्व है। महाभारत किस चीज़ का? लोक और तंत्र के। अगर आज के संदर्भ में देखें तो लोक और तंत्र के बीच महाभारत जारी है। महाभारत का है युग है और पुराणों के उदाहरण है। अब आप तर्क के उदाहरण नहीं दे सकते, वक्त बदल चुका है। भक्ति भाव का युग है। इस भक्ति भाव के युग में हरिवंश पुराण आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि दशावतार तो बहुत पीछे रह गए, वो पुरातन हो गए। अब अधुनातन देवता खड़े हो गए हैं, जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एक वरिष्ठ, गंभीर और जिम्मेदार मंत्री ने कहा था कि मोदी जी तो देवताओं के नेता हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जल्द ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उन अवतारों की श्रृंखला में शामिल किए जा सकते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से 12वें या 13वें या 14वें अवतार वो साबित होंगे, सबकी अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो हरिवंश पुराण उसी हरिवंशावली को हरिवंश पर्व में पूरी तरीके से उल्लेख करता है, बताता है किस तरीके से सृष्टि हुई, कैसे विष्णु जी ने तरह तरीके के रूप लिए, नरोत्तम ने, नटराज ने, इच्छाधारी ने, लीलाधारी ने, जो वो अवतार वहाँ से शुरू होके आज के युग के कलयुग के अवतार तक का जो सफ़र है, वो भले उस पक्ष में ना हो, लेकिन मैं उस पक्ष की बात करते हुए यहाँ बताऊँगा। तो हरिवंश पुराण 3 मुख्य भागों में विभाजित है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे। हरिवंश पर्व, भविष्य पर्व और विष्णु पर्व। तो विष्णु पर्व का उल्लेख यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। विष्णु पर्व में अभिनय और नृत्य से संबंधी बहुत सारी मौलिक अवधारणाएं दिखाई देती हैं। यहाँ चालुक्य नृत्य का भी जिक्र है। चालुक्य नृत्य कहाँ से आ गया? जब हम संसदीय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, चालुक्य नृत्य जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर, नृत्य पर आधारित है और उस हिसाब से भाव भंगिमाओं पर आधारित है। ये जो चालुक्य नृत्य है, इसका संसदीय प्रक्रिया के हुए उस लोकतंत्र के चीरहरण के से कोई रिश्ता नहीं है। ये डिस्क्लेमर के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। वहीं पर इसमें वसुदेव ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस अश्वमेध यज्ञ के समय भद्र नाम के एक नट ने ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए तरह तरीके से कौतुक किए थे। तो इसका हरिवंश जी से कोई रिश्ता नहीं। ये भी मेरा एक डिस्क्लेमर है, तो इसको उससे जोड़ कर न देखा जाए। बहरहाल तो हम मूल कथा पर आते हैं। तो हरिवंश पुराण जो है
वो हरिवंश पुराण का महत्व इसलिए है क्योंकि आज उसी नामधारी हरिवंश नारायण सिंह ठाकुर हरिवंश नारायण सिंह के को लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, जिनको हम पत्रकार लोग धर्मराज की तरह, एक युधिष्ठिर की तरह मानते रहे। और वो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत संवेदना का विषय है क्योंकि उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को एक पत्र लिख के अपनी वेदना व्यक्त की थी और उनके शब्द थे, 2 दिन से मैं आत्मवेदना और आत्म पीड़ा से गुजर रहा हूँ और मैं पूरी रात नहीं सो पाया। बहुत तकलीफदेह बात है। उनके जैसा सरल, सदाचारी और इतना सहज व्यक्तित्व जो उधर चंद्रशेखर जी से भी जुड़ा रहा हो, फिर उसके नीतीश जी से लंबे वक्त तक जुड़ा रहा हो, फिर अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी उतना ही करीबी हो ना, तो सत्ता से जुड़ी ये जो पत्रकारिता रही है ना, ये दरअसल इसको लेकर के जो चिंता है वो आगे व्यक्त करूँगा। बहरहाल उनकी इस पीड़ा जो है, ये पीड़ा से हम भी पीड़ित हैं। वो संदर्भ इसलिए जरूरी है कि पीड़ा किस बात की थी? क्या वो सांसदों के व्यवहार की थी या दूसरी बार उपसभापति बनाए जाने की कीमत अदा करने की थी? क्या ये धर्मराज युधिष्ठिर माने जाने वाले हरिवंश जी ने जब ये कहा कि मत विभाजन की मांग करने वाले सांसद अपनी सीट पर नहीं थे, इसलिए उनकी मत विभाजन की मांग को खारिज कर दिया गया, और ये फुटेज जब स्थापित करता है कि वो सांसद, कम से कम 2 सांसद अपनी सीट पर मौजूद होकर लगातार बार बार मत विभाजन की मांग कर रहे थे, तब इन धर्मराज युधिष्ठिर का रथ 4 अंगुल नीचे जमीन पर आ गया। दरअसल पत्रकारिता को की छवि होती है, आप कंबल ओढ़ के घी पीते हैं साहब, आप भगवा वस्त्र पहनने वाले जो ढोंगी और पाखंडी राजनीति के लोलुप नेता हैं, उनकी सोहबत और संगत में जब आप बैठते हैं तो पत्रकारिता का मूल धर्म भूल जाते हैं। तब आपका समष्टि सत्य नहीं होता, आपका अपना सत्य होता है, और आपका अपना सत्य ये बताता है कि आप महत्वाकांक्षा के लिए तमाम सरों पे पैर रखकर आप आगे बढ़ते हैं युधिष्ठिर की तरह, और उस द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं। जिस द्रौपदी को अपने पत्नी मांगना, अपने सहभागिनी मांगना, यानी लोकतंत्र का भरे दरबार में चीरहरण होता रहा, लेकिन आप बहिरे और गूंगे बने देखते रहे। किस लिए? उस इच्छाधारी के लिए जिसने ये पूरा का पूरा नाटक त्राटक रचा था। तो मुझे यहाँ अश्वत्थामा मारा गया का महाभारत का दूसरा प्रसंग याद आता है। उस समय अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो की जोर जोर से मुनादी पीट दी गई थी महाभारत के समय। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की सरकार में, पांडवों की सेना में, क्षमा कीजिएगा, हाहाकार मचा दिया था। ऐसे में परम कौतुकी जो भगवान श्री कृष्ण यानी हरिवंश, यानी वो दशावतार के एक अवतार, जिनके वर्तमान अवतार हैं, उन ईश्वर की उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से ऐसी घटनाएं घटी कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो की जैसे वाक्य की गूंज संसद में हुई, राज्यसभा में हुई। कह दिया गया कि सांसद अपनी सीट पर नहीं थे, इसलिए मत विभाजन अस्वीकार है। यहाँ पर पत्रकारिता की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। खैर, अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर किस तरीके से हुआ। दरअसल हरिवंश जी मन से पूरी तरीके से तैयार थे, पूरी तरीके से स्पष्ट था उन्हें क्या करना है, क्योंकि जब न्याय व्यवस्था अंधी और संसद बहरी हो जाए तब आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र का अंत होता है।
तो ये महाभारत का जो अंतिम पर्व है ये हरिवंश पुराण का ही है। अब आप समझ लिए लोकतंत्र का, लोकतंत्र, लोक और तंत्र के बीच की महाभारत का ये अंतिम पड़ाव ही है। और उस पड़ाव में युधिष्ठिर का रथ नीचे आ गया। वजह ये, सबसे पहले अगर हम देखें तो संसद सत्र का यानी राज्यसभा के सदन का समय बढ़ाने की मांग रखी प्रहलाद जोशी जी ने, संसदीय कार्य मंत्री जी ने, और उसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। जबकि सेंस ऑफ हाउस नियम 37 कहता है कि सेंस ऑफ हाउस लेके सदन की सहमति से ही इस समय को बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा और जयराम रमेश ने इस बहस को सोमवार को भी जारी रखने को, संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा को सोमवार तक जारी रखने को कहा था। लेकिन आपने हरिवंश जी मन बना चुके थे, उन्हें जो करना था, उन्हें किसी सेंस ऑफ हाउस की ज़रूरत नहीं थी। गुलाम नबी आज़ाद ने उन्हें नसीहत भी दी, याद भी कराया कि सदन की सहमति के बगैर ये नहीं हो सकता और ये नियमानुसार नहीं है। लेकिन हरिवंश जी कटिबद्ध थे, संकल्पबद्ध थे। तो ये दूसरी बार उपसभापति के रूप में चुने जाने की कीमत सेंस ऑफ हाउस की जगह सेंस ऑफ लॉयल्टी से अदा किया गया। और यहीं पर सबसे पहले नियम का उल्लंघन किया गया। यहीं से वो तानाशाही चरित्र और संसद के दुरुपयोग का, संसदीय लोकतंत्र के दुरुपयोग का अधिनायक वाक्य स्थापना में डॉक्टर ठाकुर हरिवंश नारायण सिंह को देखा जाता है कि वो अपने धृतराष्ट्र के शासन को मजबूत करने के लिए किस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हैं। खैर चलिए, इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है यूपीए के समय भी ऐसा होता था। लेकिन दूसरी जो आंखों के सामने हुई सबसे बड़ी बात कि 1:03 की घटना रही, 1:07 तक दूसरी हो रही, 1:10 पर सबसे पहले तिरुचि शिवा का प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की उपसभापति हरिवंश जी ने। और तिरुचि शिवाजी वहाँ से मांग करते रहे, डिवीज़न बोलते रहे, उनकी आवाज़ म्यूट कर दी गई। और उनको अनसुना करते हुए अपने सचिव से पूछ कर उपसभापति जी प्रस्ताव को खारिज करते चले गए। दूसरा प्रस्ताव के राकेश का था, जो सीपीएम के थे, वो भी था प्रवर समिति में विधेयक को भेजने का, लेकिन उसको भी इसी तरीके से ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। और वहाँ भी के राकेश का भी आरोप है कि उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया गया। यही प्रक्रिया आगे जारी रहती है। और डेरेक ओब्रायन के प्रस्ताव को भी इसी तरीके से खारिज कर दिया जाता है। डेरेक यहाँ पर असहज हो उठे, भावुक हो उठे और वेल में पहुँच गए। वेल में पहुँच के रूल बुक दिखाने लगे, और वो भी अभी स्पष्ट नहीं है कि डेरेक ने रूल बुक फाड़ी कि नहीं फाड़ी। वो इस बात से इनकार करते हैं साफ तौर पर। लेकिन सारा ठीकरा उन सांसदों पर फोड़ दिया गया जो लोकतंत्र की रक्षा में, लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे थे और लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास कर रहे थे। संसदीय नियमों के पालन के लिए आसन पर दबाव बना रहे थे। दबाव बनाना गलत नहीं, सत्य का आग्रह गलत नहीं, लेकिन उनके इन प्रयासों को नकारते हुए 8 सांसदों को 7 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया जाता है। इससे निलंबन ही नहीं किया जाता है, उन्हें पूरे के पूरे समाज में, राजनीति में, पूरे देश में अपमानित भी किया जाता है, ये बता करके कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इन्होंने धमकाया और ये टेबलों पे डांस कर रहे थे। लेकिन उन परिस्थितियों का जिक्र नहीं होता। और आज भी उस वीडियो फुटेज, जो थर्ड एम्पायर है, अभी क्रिकेट का यही आईपीएल का मामला होता तो जय शाह जी के लिए पूरी की पूरी सरकार और सत्ता लड़ गई होती।
लेकिन इस थर्ड एम्पायर को भी नकारते हुए संसद के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उपसभापति कहते हैं कि नहीं, जो कुछ भी किया गया प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया गया। और इसका ये दरअसल पत्रकारिता से राजनीति में जाने की कीमत अदा करने का एक प्रयास है। बस यहाँ पे एक सवाल हम सारे पत्रकारों के लिए है कि हम लोग जो सत्ता विरोधी पत्रकारिता करते रहे, उस सत्ता विरोधी पत्रकारिता के लिए जो हमारे आदर्श पुरुष थे, प्रेरणा पुरुष थे, उन्होंने ज़्यादातर ने इसी तरीके से अपनी अपनी विचारधारा की सरकार बनने के बाद अपना राजधर्म छोड़ दिया। तो ये जो अपना ये धर्म, ये जिनको धर्मराज माना जाता था, उन्होंने ही अपना धर्म छोड़ दिया और लोक को भूल के तंत्र को अपना लिया। तो ये जो हालात पत्रकारिता के हैं, ये बहुत मोहभंग करने वाले हैं। लेकिन इसका फ़ायदा उठाने से फिर भी नहीं चूके हमारे हरिवंश जी वहाँ पर जो संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए सांसदों को, जो पूरी रात वहीं सोए, वहीं रुके, उनको सुबह चाय पिलाने और बिस्कुट खिलाने पहुँच गए। हालांकि चाय बिस्कुट के लिए वो इन्हीं नीतीश कुमार और चंद्रशेखर जी और मोदी जी के यहाँ जाने में अपना अहोभाग्य मानते रहे होंगे, तभी सत्ता के निकटता ने उन्हें आज दोबारा सभापति बनाया, ये तो स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर राजनीति देखिए, नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने काफ़ी बातें सीखी हैं। उसमें वो भी सीखा है कि अपनी माता से भी मिलने जाना हो, ये राजनीति का धर्म है। माता से भी मिलने जाना हो तो कैमरा साथ होना चाहिए, मोर को भी दाना खिलाना हो तो कैमरा साथ होना चाहिए, और या गुफा में आसन लगाना हो तो भी कैमरा साथ होना चाहिए। कोई एक फ्रेम दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी जी का जहां वो कैमरे की तरफ देखते नहीं, नज़र नहीं आते। बहुत कौतुक प्रेमी है, बचपन से भी मुझे लगता है कि वो कैमरे को लेके विशेष आकर्षण रहा होगा। बाइस्कोप, आज पूरा देश उन्हीं का बाइस्कोप देख रहा है, भले उसमें कोरोना हो, महामारी हो, मंदी हो, जीएसटी हो, बेकारी हो, सब कुछ है, ये वही बाइस्कोप के हैं लक्षण हैं। तो वही सीखा और कैमरा यूनिट लेकर के हरिवंश जी वहाँ पहुँचे। यहाँ भी उसके बाद भी बाज नहीं आए। जिस तरीके से पत्र लिखा, जिस तरीके से कहा, किन सांसदों ने उनको उनके साथ अपमान किया है, और उस पीड़ा को, उस वेदना को वो भूल नहीं पाते हैं। पत्रकार की किस बात की पीड़ा होती है जी? सत्य के उद्घाटन के लिए पत्रकारों को जगह जगह मारा जाता है, और आपने भी न जाने कितने पत्रकारों की इसी तरीके से बलि ली होगी। तो हरिवंश जी इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने न सिर्फ बयान जारी कर अपने अपमान को लेकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की, बल्कि उपवास भी किया। गांधीवादी शैली का इस्तेमाल, गांधीगिरी, एक राजनीतिक स्टंट। और उन्होंने जो बयान दिया है, वो बयान भी आपको सुनवा देता हूँ कि भगवान बुद्ध मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जो बिहार की धरती पर ही आत्मज्ञान पाने वाले बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव। मुझे लगा कि उच्च सदन के मर्यादित पीठ पर मेरे साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ, उसके लिए मुझे एक दिन का उपवास करना चाहिए। शायद मेरे इस उपवास सदन में इस तरह का आचरण करने वाले माननीय सदस्यों के अंदर आत्मशुद्धि का भाव जागृत हो जाए। यहाँ हरिवंश जी, आपके लिए जरूरी है आत्मदीपो भाव। आत्मदीपो भाव ही नहीं, सत्य में हो जाए थे। क्योंकि जिस सोहबत और संगत में आप बैठकर उपवास और गांधीवादी तरीकों की चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरीके का छद्म आवरण को इस्तेमाल करते हुए आप राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति आपके पत्रकारिता के पृष्ठभूमि को देखते हुए कतई उचित नहीं जान पड़ती है। ये मोहभंग का दौर है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी बात उचित नहीं समझते हैं तो ये भी जान लीजिए कि आपके इस प्रयास को आपसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक रूप से बिहार चुनाव को देखते हुए बना लिया,
और बिहार चुनाव के लिए सुशांत की तरह आपने भी एक नया नाटक, नया स्वांग रचा है। ये कहूँ तो अतिरेक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा कार्य हुआ, क्योंकि आपके पास सदन में बहुमत नहीं था और सरकार को पराजय स्वीकार नहीं है। सरकार को ये स्वीकार नहीं है कि कोई भी बिल विचार विमर्श के लिए प्रवर समिति में चला जाए। सरकार को ये स्वीकार नहीं है कि इस पर किसी भी तरीके की लोकतांत्रिक बहस हो। संसद में राजनीतिक बहस बंद की जा चुकी है। संसद के भीतर लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जाती है और संसद के बाहर यूएपीए के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज़ों का दमन किया जाता है और उन्हें जेलों में, सलाखों में डाला जा रहा है। तो ये इसमें हरिवंशी जो आपका योगदान है ये लोकतंत्र की हत्या में, इसको इतिहास याद रखेगा। इसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको यहाँ पर एक बार उनका आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान था, जो बताता है कि बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंशी ने जो किया वो प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। उन्होंने आगे लिखा है, हर किसी ने देखा 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने आज उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर जाकर घर से लाकर चाय पिलाई। यह हरिवंश की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। झांसी की रानी और झांसी के राजा, जब हम ये इस तरीके के बयान पढ़ते हैं तो अंदर से चोट पहुंचती है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन जब थर्ड एम्पायर के मौजूदगी में इस तरीके से संसद में लोकतंत्र का चीरहरण होता है तो बहुत पीड़ा होती है। और क्यों हो रहा है ये? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राजनीतिक कारण पे चर्चा कर लेते हैं। वाईआरएस के अलावा, वाईएसआर के अलावा, वाईएसआर कांग्रेस के अलावा टीआरएस, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल, तीनों इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के हामी रहे और सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं था। सरकार को पराजय स्वीकार नहीं। और हो किसके लिए रहा? सबका मालिक एक। जब से देश में डाटा और आटा के खेल पर एक ही मालिक विराजना शुरू हो गया है, तब से पूरे 6 साल के दौरान सिर्फ उसी एक मालिक की संपत्ति लगातार बढ़ी है। महामंदी के इस हालात में भी उसको मुनाफे पर मुनाफा सामने नजर आ रहा है। और अगर उसका एक बार आदेश हो जाए तो किस सरकार को, किस सत्ता को शिरोधार्य करने में समस्या होगी। तो यही है राजा निर्बंसिया का हरिवंश पुराण। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आज सिर्फ इतनी सी बात। मानवीय सरोकार से जुड़ी इस कोशिश को आपके प्रोत्साहन की जरूरत है। इसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे YouTube चैनल को। साथ ही फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जो है चौपाल_इंडिया। और खबरों के लिए, साथ में विश्लेषण के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indiachopal.com पर। आज इतनी ही बात, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।